दोस्तों, आप जब भी कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं या आप कोई पीसी असेंबल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होता है, i3, i5 या i7। तो आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप जब भी कोई नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो वहां पर आपको i3, i5, i7 मिलता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। फिर हम बात करते हैं जनरेशन की, तो वहां पर आपको थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन देखने को मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इन सारी जनरेशंस के बारे में। तो इंटेल हर साल एक नई जनरेशन लॉन्च करता है अपने प्रोसेसर्स की, और यहां जनरेशन का मतलब है कि इंटेल अपने प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जिस टेक्निक को यूज करता है वो टेक्निक कितनी अच्छी है और कितनी छोटी है। अब दोस्तों, एक प्रोसेसर के अंदर करोड़ों अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब उन ट्रांजिस्टर्स का साइज कितना छोटा है, यही बात इंटेल हर साल बताता है। अब ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा और वो फास्ट काम करेगा और पावर कंजप्शन भी कम होगी। अब लेटेस्ट टेक्निक जो इंटेल इस्तेमाल करता है अपने प्रोसेसर्स में वो है 14 नैनोमीटर। कुछ साल पहले थी 20 नैनोमीटर और उससे पहले थी 28 नैनोमीटर। उसी तरह 40, 100, 150 वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ साइज को छोटा करते गए। अब इंटेल 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर उन ट्रांजिस्टर्स को बनाता है और फिर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर मिलता है। अब अगर आप बात करें कि जनरेशन में फोर्थ जनरेशन अच्छा है या फिफ्थ जनरेशन अच्छा है, तो दोस्तों जाहिर है कि जो लेटेस्ट जनरेशन होगी वो अच्छी होगी, उसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी और आपका पावर कंजप्शन भी कम होगा। फिर हम बात करते हैं i3, i5, i7 की। तो दोस्तों, इंटेल ने कंज्यूमर मार्केट में अपने प्रोसेसर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब i3 सबसे बेसिक है, लेकिन फिर इसमें पेंटियम और सेलेरॉन आ जाती हैं। चलिए, पेंटियम और सेलेरॉन की बात हम एक दफा नहीं करते। अब i3 प्रोसेसर में आपको एक डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है, चाहे आप लैपटॉप ले लें या डेस्कटॉप ले लें। इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग अनएबल्ड मिलती है। मतलब ये कि यहां पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसे एक क्वाड कोर प्रोसेसर की तरह देखेगा और जरा अच्छे से उसे यूज कर पाएगा। लेकिन फिर यहां आपको i3 में बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 4130, 4220 वगैरह वगैरह। अब इन मॉडल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं, इनकी क्लॉक स्पीड भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ में आपको मिलती है 2.1 गीगाहर्ट्ज, कुछ में 2.3, 2.5, 2.8 वगैरह वगैरह। फिर इनमें एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, जो बहुत छोटी होती है और प्रोसेसर के साथ ही लगी होती है, मसलन 2 MB, 3 MB, 5 MB, 8 MB वगैरह वगैरह। और ये मेमोरी जैसे जैसे मॉडल नंबर बढ़ता चला जाता है या जैसे जैसे आप एक अच्छा वर्जन लेते रहते हैं तो ये मेमोरी भी बढ़ती चली जाती है। अब ये कैश क्या होती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकती हैं। फिलहाल बस आप इतना समझ लें कि कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी होगी। तो अगर आप कोई प्रोसेसर परचेज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू की स्पीड कितनी है, उसकी कैश मेमोरी कितनी है। इन चीजों को देखकर आप प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, फिर अगली बात कि i3 प्रोसेसर आपके लिए कहां पर काम आएगा। तो देखिए, अगर तो आप नॉर्मल ब्राउजिंग करती हैं, नॉर्मल इंटरनेट वगैरह यूज करती हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह में काम करते हैं या हल्की फुल्की गेमिंग भी करते हैं, और गेमिंग के लिए आपने अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगाया हुआ है अपने पीसी में, तो ऐसे काम करने के लिए i3 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आपको i5 या i7 पर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i3 ऐसे में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। फिर हम बात करते हैं i5 की। तो दोस्तों, इसमें आपको 2 अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। मतलब लैपटॉप में जो i5 लगा होता है वो होता है डुअल कोर, और जो डेस्कटॉप में लगा होता है या बड़े कंप्यूटर्स में लगा होता है वो होता है क्वाड कोर। अब दोस्तों, डेस्कटॉप वाले i5 में हाइपर थ्रेडिंग अनएबल्ड नहीं मिलती आपको, और लैपटॉप वाले i5 में हाइपर थ्रेडिंग अनएबल मिलती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 कोर्स का प्रोसेसर है OS उसे 4 कोर्स का प्रोसेसर समझेगा। अब i5 को अगर आप कंपेयर करें i3 से,
तो ये बेहतर है i3 से, क्योंकि इसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है, कैश मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और परफॉर्मेंस भी i3 से अच्छी मिलती है। अब i5 प्रोसेसर आपके लिए कहां पर काम आएगा कि अगर आप गेमिंग कर रही हैं और गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगाया हुआ है तो i5 में i3 की निस्बत परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। या मान लीजिए कि और थोड़े हैवी टास्क जैसे एडिटिंग में फोटोशॉप वगैरह आप यूज करते हैं तो आपके लिए i5 बेस्ट है, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोसेसर है और आउटपुट भी आपको अच्छी ही मिलेगी। दोस्तों फिर हम बात करते हैं i7 की। तो i7 इंटेल का कंज्यूमर मार्केट के लिए अब तक बेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। अब जो i7 लैपटॉप में लगा होता है वो डुअल कोर भी हो सकता है जैसे स्लिम अल्ट्रा बुक्स वगैरह में, और क्वाड कोर भी हो सकता है जैसे मैकबुक प्रो में या हैवी लैपटॉप्स वगैरह में। और जो i7 डेस्कटॉप में आपको मिलता है वो या तो क्वाड कोर होगा या ऑक्टा कोर होगा। i7 में हाइपर थ्रेडिंग अनेबल्ड मिलती है, जिसकी मदद से OS इसे डबल कोर्स में देखता है। मसलन जितनी कोर्स उसमें लगी होंगी OS डबल देखेगा और प्रोसेसर ज्यादा अच्छे तरीके से OS से काम करवा पाएगा। इसके अलावा i7 में आपको कैश मेमोरी भी ज्यादा मिलती है, 8 MB तक। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। अब i7 आपके लिए काम में आएगा कि आप बहुत ही हाई एंड काम कर रहे हैं, मतलब कि आप एक लेवल की ऑडियो वीडियो रेंडरिंग करते हैं या 3D ग्राफिक्स यूज करते हैं या बहुत ही हाई एंड गेमिंग करते हैं, तो ऐसे में आपको i7 ही खरीदना चाहिए, जिससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद है ओवरक्लॉकिंग। अब ओवरक्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से प्रोसेसर की स्पीड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही हैं। अब फर्ज करें आपका प्रोसेसर 3.5 गीगाहर्ट्ज था और आप उसे बढ़ाकर 3.6 या 3.8 4 गीगाहर्ट्ज कर रहे हैं, तो ऐसे आप सभी प्रोसेसर के साथ नहीं कर सकते। यहां पर इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जिन प्रोसेसर के एंड में आपको K लिखा हुआ मिलता है, तो अगर आपके पास कंपैटिबल मदरबोर्ड है तो आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि आप 2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करके 8 गीगाहर्ट्ज तक कर लेंगे, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता 0.2, 0.3, 0.4 करके जहां पर आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है वहां तक आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अच्छी कूलिंग की जरूरत भी होगी। फिर एक सवाल जो अक्सर दोस्त मुझसे करते हैं कि हम ये कैसे पता लगाएं कि प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या कौन सी है। दोस्तों इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि जो प्रोसेसर की नेमिंग स्कीम है i3, i5 या i7 की, वो बहुत ही इजी है। अब फर्ज करें एक प्रोसेसर है i7 4770 और दूसरा है i7 5770। अब यहां पर जो पहला नंबर है आप सिर्फ उसको देखें कि 4770 वाला जो प्रोसेसर है वो 4th जनरेशन प्रोसेसर है और 5770 वाला प्रोसेसर एक 5th जनरेशन प्रोसेसर है। तो दोस्तों आप कभी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो सिर्फ i3 या i5 या i7 मत देखें, बल्कि ये भी देखें कि प्रोसेसर की जनरेशन क्या है, क्योंकि जनरेशन के अकॉर्डिंग ही बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी आपको लैपटॉप्स में। अगर डेस्कटॉप है तो पावर कंजप्शन कम मिलेगी और आउटपुट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप आराम से ये सब चीजें देख के स्पीड कितनी है, कैश मेमोरी कितनी है, जनरेशन कौन सी है, अपना फैसला कीजिए, तो आप एक अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इस तरह की टेक वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।